नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विकास सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12वीं का मनोविज्ञान, और यह मनोविज्ञान का पाठ 1 होगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं यह बताऊंगा कि मैं इस पाठ 1 के अंतर्गत जो अध्याय 1 है मनोविज्ञान का, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, इसके इस चैप्टर के अंतर्गत मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं। तो मेरा जवाब होगा हाँ, इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि विगत वर्ष में जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं वो सारे इसी टॉपिक से हैं। ऐसे कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे MVVI टॉपिक है ये, जहाँ से क्वेश्चन किए ही जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूँ इससे पहले बता दूँ आप लोगों को कि मनोविज्ञान क्या है और यह कैसे प्रयोग में आया। कुल मिलाकर के कहें तो मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा या मनोविज्ञान की कहानी क्या है। तो देखिए, आज जो हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो वह मनोविज्ञान जो है ना, 19वीं सदी के पूर्व कोई विषय नहीं था। ये बात सही है कि मनोविज्ञान जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो 19वीं सदी के पूर्व कोई विषय नहीं था। यह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान आता था। लेकिन एक व्यक्ति हैं जो दर्शन शास्त्री कह सकते हैं या फिलोसोफर कह सकते हैं, विल्हेम वुल्फ। होता क्या है कि यह 1875 ईस्वी में जर्मनी के एक विश्वविद्यालय है, लिपजिंग विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय, इस लिपजिंग विश्वविद्यालय का यह प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। जब यह प्रोफेसर नियुक्त होते हैं तो इनके मन में ये बात पहले से चल रहा था कि भाई दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो मनोविज्ञान ये है ना, जो मनोविज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो वो 1875 में प्रोफेसर नियुक्त हुए और करीब 4 वर्षों तक काम करते रहे, और ये कोशिश करते रहे कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया जाए। तो हुआ क्या कि 4 वर्ष के प्रयास के बाद 1879 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया, और अलग करने के बाद एक सिलेबस के रूप में उसको बना दिया, जो हम लोग के समक्ष प्रस्तुत है और हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो ये रहा मनोविज्ञान के इतिहास का कहानी कि कैसे मनोविज्ञान प्रकाश में आया। पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था 19वीं सदी के पूर्व, लेकिन जो दर्शन शास्त्री थे विल्हेम वुल्फ, उन्होंने 1875 में प्रोफेसर नियुक्त होते हैं लिपजिंग विश्वविद्यालय का। नियुक्त होने के बाद क्या करते हैं कि 4 वर्षों के प्रयास के बाद वह दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद एक सिलेबस के रूप में प्रस्तुत करते हैं मनोविज्ञान को, जो हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। यह हो गया मनोविज्ञान का कहानी कि कैसे प्रकाश में आया। लेकिन मैं बता दूं कि मनोविज्ञान क्या होते हैं। आपका भी ये क्वेश्चन होगा कि भाई मनोविज्ञान क्या है, तो बात को समझिएगा। मनोविज्ञान कहने के पीछे क्या रीजन है, देखिए। मनोविज्ञान जो है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको तोड़े तो हो जाएगा मनो, और ये हो जाएगा विज्ञान। मनो मीन्स होता है ना मन, मनो मीन्स होता है मन, विज्ञान मीन्स तो विज्ञान ही होता है, कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो इसको देखिए तो मनोविज्ञान, मनो का मतलब क्या होता है, मन होता है, मन विज्ञान, यहाँ का लगा दे तो हो जाएगा मन का विज्ञान, मन का विज्ञान।
तो इसका परिभाषा होता है कि मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मन से संबंधित या मन के बातों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसका परिभाषा। अब जो हम लोग का पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो ये तो बात समझ रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, गुण क्या होता है और विभिन्नता मीन्स क्या होता है। विभिन्नता आप नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टॉपिक जो है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए चैप्टर 1 से, इसमें पहला ही टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता या विभिन्नता क्या है। तो देखिए, मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता, कि विभिन्नता क्या होता है। मैं थोड़ा सा आप लोग बता दूं कि देखिए, समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, चाहे गुण हो, रंग हो, रूप हो। तो उसी चीज़ को तो विभिन्नता कहते हैं हम लोग। वही तो विभिन्नता है कि एक व्यक्ति दूसरा से अलग है, वो विभिन्नता हो गया। विशेष बात मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसके बारे में वर्णन करूँगा। दूसरा जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा बुद्धि तथा बुद्धि के प्रकार, कि भाई बुद्धि क्या है। अजीब क्वेश्चन कुछ है ना, बुद्धि क्या है। उसके बाद बुद्धि के प्रकार। तीसरा टॉपिक होगा बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, बहुत लोगों का मानना क्या होता है कि बुद्धि ही तो ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि और ज्ञान में बहुत अंतर है। ये जो तीसरे के बाद जो चौथा टॉपिक है परीक्षण, मीन्स परीक्षण कहने का मतलब है कि बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। उसके बाद पांचवा टॉपिक होगा बुद्धि का संस्कृति पर प्रभाव, कि बुद्धि का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और छठा टॉपिक होगा बुद्धि लब्धि क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बुद्धि लब्धि क्या है, क्योंकि बुद्धि लब्धि के आधार पर ही बता सकते हैं कोई बच्चा कितना चालाक है या कितना बहुत है। सातवां टॉपिक है सृजनात्मकता। और आठवां टॉपिक मेरा हो जाएगा अभिक्षमता क्या है। अभी क्या होते हैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। और 9 नंबर टॉपिक हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक तथा विशेषता। मतलब कहने का ये है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा बता दो इस पे कि प्रतिभाशाली बालक कहने का मतलब होता है कि आप देखे होंगे समाज में या घर के आसपास या गांव में बहुत सारे बच्चे काफ़ी तेज होते हैं। कोई बात कहिए उनको तुरंत याद रहता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कितना हो कुछ समझाया जाए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो काफ़ी तेज होते उसी को प्रतिभाशाली कहते हैं। और इनकी विशेषता क्या है, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, इस बात को मैं वहाँ वर्णन करूँगा जब पढ़ाऊँगा। और 10 नंबर और अंतिम टॉपिक हो जाएगा मेरा कि मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं, मंदबुद्धि बालक की विशेषता क्या है और मंदबुद्धि बालकों के लिए कैसे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिलाकर के मैं इस 10 टॉपिक को कवर करूँगा। और ये 10 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि चैप्टर 1 से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस 10 टॉपिक के अंतर्गत ही होगा और इसके अंदर से ही होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए आपको किसी गेस या गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।